नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सामान्य परिचय के ऊपर। यानी इस क्लास के अंतर्गत ऑल ओवर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सामान्य परिचय से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको ऊपर जो टाइटल बार है इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो के ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। यानी जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो को ओपन करते हैं तो उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो के अंतर्गत कौन कौन सी पट्टियाँ होती हैं और पूरा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो का जिसे कि वर्कबुक हम बोलते हैं उसका किस तरीके का क्या पैटर्न रहता है और यहाँ से कैसे क्या प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अन्य एप्लीकेशन की तरह अन्य जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत भी सबसे ऊपर आपको जो पट्टी दिखाई देती है वो टाइटल बार ही दिखाई देती है। और इस टाइटल बार के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइटल बार की जो पट्टी होती है ये हर प्रोग्राम के टाइटल को यानी नाम को प्रदर्शित करने का या बताने का काम करती है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि इस प्रोग्राम का टाइटल है। इसके बाद इसके जस्ट आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बुक वन। तो बुक वन जो यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा है ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट नाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल बनती है यानी जो वर्कशीट हम में वर्क करते हैं, तो जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट को हम सेव करते हैं तो वो वर्कशीट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट नाम से यानी बुक वन के नाम से सुरक्षित होती है। या फिर हम किसी वर्कशीट का नाम चेंज करते हैं तो हमारी उस फाइल का नाम है वो जो भी नाम हम चेंज करते हैं उस नाम से वो फाइल सेव हो जाती है। तो हमारा यहाँ पे जो बुक वन है वो है फाइल का नाम, लेकिन ये हमारा फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम है। इसको हम फाइल का क्या बोलेंगे? डिफ़ॉल्ट नाम बोलेंगे। DEFAULT मतलब जो नाम हमारी इस फाइल को पहले से दिया गया है वो जो नाम है वो आपका डिफ़ॉल्ट नाम है। एग्ज़ाम में यहाँ से आपके प्रश्न आता है, कई बार पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो हमारा आंसर होता है बुक वन। इसके बाद ठीक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने पढ़ा था कि टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक क्विक एक्सेस टूल बार दिया जाता है। तो इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत आपके तीन फंक्शन होते हैं, तीन टूल होते हैं जिनका नाम है सेव, अंडू और रीडू। सेव ऑप्शन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव करने के लिए और एक्सेल के अंतर्गत एक्सेल की फाइल को सेव करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अंडू जो फंक्शन होता है इसके द्वारा हम एक्सेल के अंतर्गत किसी भी किए गए कार्य की पूर्व स्थिति में आने का कार्य करते हैं और रीडू ऑप्शन के द्वारा हम अंडू के विपरीत कोई भी कार्य अगर हमें करना होता है तो हम रीडू का उपयोग करते हैं। इसके राइट हैंड साइड में अगर देखते हैं टाइटल बार पे तो आपको तीन बटन दिए गए हैं जिनका नाम मिनिमाइज है, इसके अलावा रिस्टोर डाउन, और जब हम रिस्टोर डाउन पोजीशन में होते हैं तो इसका नाम मैक्सिमाइज होता है और साथ में आपको यहाँ पे दे रखा है क्लोज बटन। तो मिनिमाइज बटन, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन, ये तीन बटन यहाँ पे होते हैं और ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। पूर्व की तरह मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका क्रॉस बटन है इसे हम क्लोज बोलते हैं और ये किसी भी प्रोग्राम को बंद करने का यानी क्लोज करने का कार्य करता है। इसकी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है अल्ट F4। जब हम किसी भी प्रोग्राम को बंद करते हैं तो क्लोज जो हमारा ऑप्शन जो होता है इसकी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है अल्ट F4। यानी डायरेक्ट हम अल्ट के साथ F4 दबा के और किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको पट्टी दी गई है इस पट्टी का नाम है टैब रिबन,
जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने पढ़ा था। तो सेकंड जो पट्टी है इसका नाम है आपका टैब रिबन, जो कि पूर्व में मैं आपको ये बता चुका हूँ। TAB टैब, RIBBON टैब रिबन हमारी इस पट्टी का नाम होता है। और इसके जस्ट नीचे जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, इस सेक्शन को हम बोलते हैं टूल रिबन, जहाँ पे बहुत सारे टूल मौजूद होते हैं। जहाँ पे टैब मौजूद होते हैं उस पट्टी को हम बोलते हैं टैब रिबन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, इस तरीके से आपको इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में काफ़ी सारे टैब दिए गए हैं। और नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट फंक्शन, इसके अलावा फ़ॉन्ट है, साइज है, फ़ॉन्ट कलर है, शेडिंग कलर है, काफ़ी सारे आपको यहाँ पे टूल दिए गए हैं। तो इन टूल का अपना एक यूज होता है। इन टूल का उपयोग कर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट के अंतर्गत इनसे संबंधित कार्य संपादित करते हैं। इसके बाद नीचे ये जो पट्टी हमें दिखाई दे रही है थर्ड नंबर पे, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक जो ये छोटा वाला भाग है इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, यानी इसका जो नाम है वो है नेम बॉक्स। और ये हमारे इस पूरी वर्कशीट के अंतर्गत, जो आप ये वर्कशीट देख रहे हैं, इस पूरी वर्कशीट के अंतर्गत जब हम कोई वर्क करते हैं तो हमें उस वर्क को किसी एक सेल में, एक खाने में करना होता है। और इस खाने का अपना एक एड्रेस, एक नाम होता है। तो किसी भी खाने को यानी सेल को हमें किसी तरीके से एड्रेस के रूप में अगर देखना हो तो वो हमें इस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी सेल का एड्रेस हमें कहाँ पे प्रदर्शित होता है, या फिर किसी भी सेल का नाम कहाँ पर प्रदर्शित होता है, किस जगह पे प्रदर्शित होता है। तो हमारा आंसर होगा नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स को हम एड्रेस बार के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसके अंतर्गत जो आपकी वर्कशीट होती है वो एक टेबल नुमा फॉर्मेट में होती है, जिसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि कुछ वर्टिकल आपको यहाँ पे कुछ वर्टिकल आपको यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, और कुछ आपको हॉरिजेंटल रो दिखाई दे रही है। तो ये जब रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो इस तरीके की एक छोटी संरचना का निर्माण होता है, जिसको कि हम सेल बोलते हैं। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट के अंतर्गत बहुत सारे कॉलम होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, इस तरीके से आपके काफ़ी सारे कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट के अंतर्गत आपके 16,384 कॉलम होते हैं। और जो इसमें लास्ट कॉलम होता है वो होता है आपका XFD। लास्ट कॉलम की जो गिनती होती है वो XFD के अंतर्गत होती है। यानी कई बार ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि एक्सेल की वर्कशीट का लास्ट कॉलम कौन सा होता है, तो हमारा आंसर होगा XFD। इसी के साथ में हमें बहुत सारी रो दे रखी है, जिन्हें हम नंबर से प्रदर्शित करते हैं, नंबर से पहचानते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से हमें काफ़ी सारी ये रो दे रखी हैं, आप देख पा रहे हैं। तो एक जो वर्कशीट होती है उस वर्कशीट के अंतर्गत रो की संख्या 10,48,576 होती है। तो यानी लास्ट जो रो होती है हमारी वर्कशीट के अंतर्गत वो होती है 10,48,576 नंबर की। तो 10,48,576 हमारे एक्सेल की वर्कशीट की लास्ट रो होती है। इसके बाद हम आपको ये बता ही चुके हैं कि ये जो वर्किंग एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस कंप्लीट वर्किंग एरिया को हम वर्कशीट बोलते हैं, जहाँ पे हम एक्सेल से संबंधित जो वर्क होता है, जैसे टेबल नुमा फॉर्मेट में हम इसमें वर्क कर पाते हैं। तो इस टेबल नुमा फॉर्मेट के अंतर्गत टेबल टाइप के वर्क करने के लिए हम इस सीट का यूज करते हैं। और कंप्लीट जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये जो आपको विंडो दिखाई दे रही है, कंप्लीट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आपको ये विंडो दिखाई दे रही है, इस कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो को
यानी ये जो आपको कंप्लीट विंडो दिखाई दे रही है, इस कंप्लीट विंडो को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से भी कई आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको बोला जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक जो वर्कबुक होती है, इस वर्कबुक में वर्कशीट की संख्या कितनी होती है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिफ़ॉल्ट वर्कशीट। तो एक एक्सेल की वर्कबुक में वर्कशीट की जो संख्या होती है वो होती है 3। 3 हमारा इसका आंसर होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो शीट 1, शीट 2 और शीट 3, यहाँ पे 3 वर्कशीट होती हैं। और यहाँ पर ये आपका ऐड ए न्यू वर्कशीट या फिर क्रिएट ए न्यू वर्कशीट का आपको आइकन दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप नई वर्कशीट को ले सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे आपको एक पट्टी दी हुई है, इस पट्टी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सबसे नीचे दिखाई देने वाली पट्टी स्टेटस बार होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको नीचे एक पट्टी दी गई है और इस पट्टी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो पट्टी दिख रही है, ये पट्टी आपकी स्टेटस बार है। इस पट्टी को हम बोलते हैं स्टेटस बार और इस पट्टी के ऊपर ही आपकी ये 3 डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होती हैं। साथ में अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वर्कशीट व्यू से रिलेटेड आपको बटन दिए गए हैं, जिनके द्वारा हम वर्कशीट को अलग अलग रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको वर्कशीट का जूम लेवल भी दे रखा है, जिसके द्वारा कि हम हमारी वर्कशीट को प्रतिशत के आधार पे छोटे या फिर बड़े रूप में देख सकते हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत सबसे ऊपर टाइटल बार की पट्टी होती है। इसके बाद में आपका यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये आपका टैब रिबन होता है, जहाँ पे काफ़ी सारे टैब स्थित होते हैं। इसके साथ में नीचे ये जो आपको वर्किंग ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें काफ़ी सारे आपको टूल नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टूल रिबन। और खाली जगह आपकी रिबन होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। साथ में इधर आपको ये एक नेम बॉक्स दिखाई देता है, जहाँ पर हम हमारी वर्कशीट के अंतर्गत जिस भी जगह पर हम हमारे कर्सर को रखते हैं, तो उस कर्सर की पोजीशन यानी स्थिति को ये हमें बताता है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है A1 लिखा रहा है, इसका मतलब हमारा कर्सर A कॉलम और 1 नंबर की रो में स्थित है। ये हमारे सेल का एड्रेस है। तो ये सेल का नाम है या फिर सेल का एड्रेस है, हम ऐसे दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा जो वर्तमान में जो आपको वर्कशीट है, उसके अंतर्गत हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर आपका कर्सर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक काले रंग की गहरी रेखा के द्वारा इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो इस सेल पर है। और जब कोई भी सेल आपकी एक्टिव होती है तो वहाँ पे हमारा कर्सर होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे वर्कशीट के अंतर्गत जो सेल होती है, उस वर्कशीट के अंतर्गत सेल के अंतर्गत जहाँ पर भी हमारा कर्सर होता है, उस सेल को हम एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में एक सेल के चारों तरफ जो आपको काले रंग की गहरी रेखा दिखाई देती है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एक्टिव सेल, यानी हमारी वो सेल एक्टिव है। हम अगर कुछ भी लिखते हैं तो उस सेल के अंतर्गत लिखा जाएगा। एक्टिव सेल को हम हिंदी में सक्रिय सेल के नाम से भी जानते हैं। तो सक्रिय सेल भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो जहाँ पर भी काले रंग की गहरी रेखा होती है वो सेल एक्टिव होती है, उसका मतलब एक्टिव सेल होता है या फिर सक्रिय सेल होता है। अब हम बात करते हैं कुछ सामान्य फैक्ट से रिलेटेड, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जुड़ी कुछ सामान्य बातें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है वो किस टाइप का एक सॉफ्टवेयर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
और जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पार्ट का एक हिस्सा है, इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उपयोग के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग गणना संबंधी कार्य करने के लिए किया जाता है। कैलकुलेशन संबंधी कार्य जो होता है वो करने के लिए किया जाता है। एक्सेल के अंतर्गत गणना का जो कार्य है वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं, सरल प्रकार से और जटिल प्रकार से। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गणना संबंधी कार्य किया जाता है जो खालिस्तान तथा खालिस्तान प्रकार का होता है। तो एक खालिस्तान में आपका सरल होगा और दूसरे खालिस्तान में आपका जटिल होगा। इसके अलावा खालिस्तान संबंधी कार्य किया जाता है तो वहाँ पे आपका आंसर गणना होगा। गणना संबंधी या कैलकुलेशन संबंधी कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो गणना की जाती है उस गणना के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो एक्सेल में गणना करने के लिए हम फॉर्मूले यानी सूत्र का उपयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई गणना करनी होती है तो आपको फॉर्मूले यानी सूत्र का प्रयोग करना होता है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले सभी फॉर्मूलों से पूर्व कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर होता है बराबर के निशान का प्रयोग किया जाता है, जो कि कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न बनता है कि एक्सेल की जो वर्कबुक होती है उस वर्कबुक में वर्कशीट की संख्या कितनी होती है। तो हमारा आंसर होगा 3, यानी 3 इसके अंतर्गत वर्कशीट होती है। अगला MS एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसका जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो क्या होता है। तो इसका डिफ़ॉल्ट नाम होता है बुक 1। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि एक्सेल में टाइटल बार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टाइटल बार की पट्टी पर जो टाइटल बार होता है इस टाइटल बार के पास में ही आपको यहाँ पे बुक 1 लिखा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी जो एक्सेल की फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट नाम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि एक्सेल 2010 या फिर अभी वर्जन हमारा 2019 चल रहा है। तो एक्सेल 2010 या फिर एक्सेल 2019 का फाइल का टाइप या फिर एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम को आप फाइल टाइप भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन जो नाम रहेगा उसको हम फाइल टाइप भी बोल सकते हैं। फाइल टाइप के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का जो एक्सटेंशन नाम होता है वो होता है आपका .xlsx। वर्जन चाहे आपका 2019 हो या फिर आपका प्रश्न 2010 वर्जन से पूछा गया हो, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। इसके अलावा 7 का पूछ ले तो यहाँ पे .xls रहेगा, x नहीं होगा इसके अंदर, और 3 का भी आपका .xls ही होता है। अगला प्रश्न आपका बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो रो और कॉलम के मिलने से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में एक सेल का निर्माण होता है। अगला MS एक्सेल में एक सेल के चारों तरफ दिखाई देने वाली काले रंग की जो गहरी रेखा होती है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आपका एक्टिव सेल। एक्टिव सेल को हम हिंदी में सक्रिय सेल भी बोलते हैं। तो जो सेल के चारों तरफ दिखाई देने वाली काले रंग की गहरी रेखा होती है उसे हम एक्टिव सेल बोलते हैं या फिर एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो 16,384 होती है। लास्ट कॉलम XFD होता है, ये हम बात कर चुके हैं। तथा रो की जो संख्या होती है वो होती है 10,48,576। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉलम की संख्या 16,384। कॉलम का जो नाम होता है वो अल्फ़ाबेट में होता है और लास्ट जो कॉलम होता है वो XFD होता है। रो का जो नाम होता है वो नंबर में होता है। तो लास्ट जो होती है उसकी संख्या 10,48,576 होती है। अगला एक्सेल की वर्कशीट को हम न्यूनतम कितने प्रतिशत तक जूम कर सकते हैं। तो 10% हमारा आंसर होगा। और अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर 400 होगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसको हम न्यूनतम 10% और अधिकतम 400% तक जूम कर सकते हैं। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट को हम अलग अलग लेआउट में देख सकते हैं, जिनका नाम है जैसे नॉर्मल, इसके अलावा पेज लेआउट और इसके अलावा पेज बैक प्रीव्यू। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट का लेआउट है और कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट का लेआउट नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल आपका है इसमें लेआउट, एक पेज लेआउट है और एक आपका पेज बैक प्रीव्यू है। तो 3 यहाँ पे आपको लेआउट दिए गए हैं।
कौन सा लेआउट का प्रकार नहीं है, तो इसमें आपको एक ऑप्शन अलग दिया जाएगा। आपको ये 3 नाम पता होने चाहिए। पहला आपका नॉर्मल, दूसरा आपका पेज लेआउट और तीसरा आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये 3 लेआउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो एमएस एक्सेल में कार्य करने के लिए जो जगह होती है, यानी जिसका उपयोग हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्कशीट। वर्कशीट के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत काम किया जाता है, वर्क किया जाता है। तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सामान्य परिचय है वो था। साथ ही मैं यहाँ पर एक प्रश्न आपका और क्लियर करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसकी एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में शीर्ष बाईं ओर, शीर्ष पर और बाईं ओर जो सेल एड्रेस होता है या सेल होती है, उसका एड्रेस क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे कोने में देख पा रहे हैं, शीर्ष यानी ऊपर की तरफ ए कॉलम के पास और बाईं तरफ यानी 1 नंबर की रो के पास जो सेल होती है, तो इसका सेल एड्रेस क्या होता है, तो हमारा इसका आंसर होगा A1। काफ़ी बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि एक्सेल की वर्कशीट के अंतर्गत शीर्ष और बाईं ओर जो सेल होती है उसका एड्रेस क्या होता है, या फिर वो सेल कौन सी होती है, तो उसका नाम है A1। ए कॉलम और 1 नंबर की रो होती है, A1 उसका सेल एड्रेस होता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमने इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूड किया है। फिलहाल इस क्लास के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत एक नए वीडियो के साथ।